हम लोग इस एस या फिर इक्का क्लासेस में थर्ड यूनिट पे आ गए हैं। थर्ड यूनिट अगर बात करें तो हम लोग आईसीटी की चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इसमें जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि आईसीटी क्या है। ये आप सब लोग जानते हैं। आईसीटी के मुख्यतः हम लोग लाभ देख लेते हैं कि एजुकेशन फील्ड में आईसीटी का क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल इंडिविजुअल लर्निंग। लर्निंग में अधिगम में व्यक्तिकरण, अधिगम का व्यक्तिकरण करना, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्शन बढ़ता है किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी को पास करने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है शिक्षा में। आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई दूर से भी हो रही है। घर बैठे आप लोग क्लासेस ले पा रहे हैं। मेरी क्लासेस हो गई, सारे यूट्यूब चैनल से हो गए, और बहुत सारे आप कोर्सेस लेते हैं ऑनलाइन। तो ये क्या होता है? आईसीटी का उपयोग शिक्षा में हुआ है, ये लाभ है। कॉस्ट एफिशिएंट देख रहे हैं आप लोग कि फ्री ऑफ क्लासेस आप लोग देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से। कई लोग ऐसे हैं कि बहुत कम रेट में या फिर कम फीस में पढ़ा रहे हैं। ये आईसीटी का ही कमाल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और विविध शिक्षार्थी, डिफरेंट टाइप ऑफ शिक्षार्थी, कई तरह के यहाँ पर लर्नर के पास हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये क्या है? आईसीटी के हम लोग का लाभ है। ठीक है, आईसीटी के अगर प्रकार की बात करें तो दो तीन प्रकार हैं। जैसे समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखेंगे तो ओल्ड और न्यू में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फिर मीडिया आधार की बात करेंगे तो एनालॉग, डिजिटल और प्रसारण काल, तीन। मीडिया आधार पर अगर बात करें किसके? आईसीटी के। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एनालॉग, डिजिटल और प्रसारण काल। प्रसारण काल के हिसाब से अगर बात करें तो सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब तुल्यकाली, एसिंक्रोनाइज मतलब अतुल्यकाल। ठीक है, तो तुल्यकाली का यही मतलब होता है एक एक समय पर ही प्रसारण करना। ठीक है, ये होता है। फिर उपयोग के आधार पर आईसीटी कितने प्रकार के हो? आईसीटी शिक्षा में होते हैं। आईसीटी पूरी तरह समर्पित शिक्षा, फुली डेडिकेटेड शिक्षा। आईसीटी सक्षम शिक्षा मतलब फुली कैपेबल शिक्षा, जो एकदम से पूरी तरह लागू हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आईसीटी के अगर मुख्य घटकों की बात करें तो कौन कौन से आईसीटी के मुख्य घटक हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन है, और एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। हार्डवेयर आप सब लोग को मालूम है कि जो जितने भी डिवाइसेस, जितने भी इक्विपमेंट हार्डवेयर रूप में है, मतलब जिनको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर रूप में जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर के नेटवर्क टेलीकॉम में क्या है? नेटवर्क जिस तरह लैन वैन हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये सब क्या हुआ है कि नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट। एचआर क्या हुआ घटक में? एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा संसाधन है। जब अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी और जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही उसका इस्तेमाल करना सीखा है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा रिसोर्स। ये क्या हो? आईसीटी के प्रमुख चार अगर घटकों की बात करें तो वो है। ठीक है, कंप्यूटर के हम लोग जनरेशन में आते हैं धीरे से। कंप्यूटर आप सब लोग को मालूम है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम लोगों ने अंतर देखा था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, जैसे और डिवाइसेस की अगर आप बात करें तो जितने उनको तोड़ फोड़ के अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई एक मदरबोर्ड लगा होगा, ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को चिपकाया जाता है। अगर मदरबोर्ड लगा हुआ है दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस केवल वो डिवाइसेस होते हैं, केवल वो ऑन और ऑफ का मुद्दा जानते हैं। उनके कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता, कोई उसमें कम तेज और सेंसर नहीं होता है। उसमें सीधे चालू कर दो तो चालू, बंद कर दो तो बंद। ठीक है, जैसे पंखा होगा, चालू करना हो चालू कर दो, बंद करना हो तो बंद। आजकल हालांकि एआई सिस्टम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन की अगर बात करें तो आपको कंप्यूटर जनरेशन में बहुत सारी चीजें याद नहीं करना है। रिवीजन के तौर पर हमको वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज होता था। सेकंड जनरेशन में बात करें तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ। फिर थर्ड जनरेशन की बात करें आते आते इंटीग्रेटेड चिप आ गया, और चौथे
जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, 5वें में भी प्रोसेसर आ गया बहुत फास्ट स्पीड के। और आज अगर देखें तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। ये हुआ आपका कंप्यूटर जनरेशन। फिर हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि जब कोई डाटा इनपुट लिया जाता है, जैसे कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, माउस से आप इनपुट देते हैं, इस तरह से ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सारा चीज एक बार आप देखेंगे तो ये क्या हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में हो गया आपका बहुत सारे साउंड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट देख लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। ओएमआर देखेंगे, ओएससीआर और एटीएम, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ओके, फिर आएंगे हम लोग कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं डाटा को, और डाटा का इनपुट वहां पर प्रोसेसिंग होके आउटपुट के रूप में निकलता है, रिजल्ट के रूप में निकलता है। वो कंप्यूटर का काम है। इसके अगर बेसिक मेन पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सीपीयू सीपीयू मेन पार्ट्स होता है जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत 3 पार्ट इसके होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू का काम क्या होता है? एएलयू का काम आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितने भी लॉजिकल यूनिट जैसे प्लस करना हो, आपको जोड़ना हो, माइनस करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो आप एएलयू का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, तो आप लॉजिक लगाएंगे वहां, तो एएलयू का इस्तेमाल वहां पर होता है। फिर आपका कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम मेनली ये होता है कि जो कंप्यूटर में बाइनरी सिग्नल आते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल पे हमको डाटा को इन्फॉर्म करता है, और जितने भी लॉजिक होते हैं, जितने भी मेमोरी यूनिट होते हैं और लॉजिकल यूनिट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द डाटा। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट को हम लोग थोड़ा ढंग से देखेंगे तो मेमोरी यूनिट में हम लोग उसको बहुत सारे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, सीपीयू के अगर घटक की बात करें तो इसमें रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? रजिस्टर एक हाई स्पीड मेमोरी होते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आप जानते हैं, उसमें एक ग्रीन कलर का प्लेट होता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। बस क्या होता है कि जब कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू होता है, उसके सीपीयू में बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, बहुत सारे तार जो लगे होते हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, तो उनको हम लोग बस कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, आउटपुट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक आते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी हमेशा 4 पार्ट में रोम होता है, रैम होता है और कैश मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में अंतर क्या होता है? तो रैम हमेशा जब आप मान लीजिए आप कंप्यूटर खोलते हैं, आप सिस्टम कोई खोलते हैं, जस्ट आपके खुला उसके बाद जो भी चीजें स्क्रीन पे आपको दिख रही है टेम्पोररी रूप से, तो क्या होता है? वो रैम कहलाता है। लाइट अगर चली गई तो डाटा क्या खत्म हो गया, मतलब रैम में हमेशा अस्थायी डाटा होता है। दैट मीन्स ये वोलेटाइल नेचर होता है। वोलेटाइल को अगर केमिकल या फिर आप केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो वोलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, तो वही संदर्भ है कि रैम में हमेशा वोलेटाइल इन नेचर होता है, वो अस्थायी होता है। जो भी डेटा होता है, मान लीजिए लाइट गई, पावर कट हो गया, तो वो हमेशा चला जाता है। ओके, और फिर रोम होता है, वो हमेशा रीड ओनली रैम में रीड ओनली मेमोरी होता है। ये हमेशा स्थायी नेचर होता है। अगर आपका लाइट भी चली गई, बाद में अगर आपका लाइट आ गई, पावर ऑन हो गया, तो हमेशा वो फिर से बना रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, रीड ओनली। ठीक है, एट प्रेजेंट आप जिस भी स्क्रीन पे अगर काम करते हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हो, और जैसे आप कोई मान लीजिए पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वर्ड पैड यूज कर रहे हैं, तो जो डाटा आप उस समय लिख रहे होते हैं तो हमेशा रैम मेमोरी होता है, और जो डाटा आप पहले मतलब आप पावर आने के बाद भी यूज करेंगे वो रोम में कलेक्ट होता है। ओके,
जैसे एप्लीकेशन हो गए बहुत सारे, और जो परमानेंट डाटा हमारा इमेज हो गए, वीडियो हो गए, आप स्टोर किया हुआ है रोम के अंतर्गत कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, और कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होते हैं, बहुत कम समय में और बहुत तीव्र गति की मेमोरी होती है। जैसे आप लोगों ने, हमने कई बार एग्जांपल दिया है कि जैसे आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, किसी को वीडियो कॉलिंग किए, तो आपका फ्रंट कैमरा चालू है, तो उसमें आपने कोई कैमरा वो नहीं किया है, एक्सेस नहीं किया, कोई कैमरा क्लिक नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप वीडियो काटेंगे तो वो आपका क्या करेगा, कैमरा को दिखाएगा कि आपका फोटो दिखाएगा, जबकि आपने क्लिक नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह आप कैमरा को ऑन कर लीजिए अपने सामने, और उसमें क्लिक मत करिए, और दूसरा टैब खोल लीजिए, तो आप जब उसमें सारे 100 टैब करेंगे तो उसमें आपका फोटो दिखता हुआ नजर आएगा, जबकि आपने क्लिक नहीं किया। ये कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ये आप कैश मेमोरी समझिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा की अगर बात करें तो इसमें एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें मशीन लैंग्वेज होते हैं, और असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाई लेवल की अगर बात करें तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल मशीन की बात करें तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमेशा 1 और 0, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, 1 और 0 को हमेशा समझती है। उसके बाद फिर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज वो होती है जब हम, मान लीजिए कंप्यूटर क्या करता है, आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ठीक है, तो आप प्लस का चिन्ह नहीं उपयोग करेंगे, वहां पर आपको अल्फाबेट के रूप में यूज करना होगा। जैसे ऐड जोड़ना का हमको बताना है तो उसको हमको क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ऐड, A-double-D, सब्सट्रैक्ट करना है SUB, मल्टीप्लाई MULT बाई। तो ये जब अल्फाबेटिकल आपको एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, वो कहलाता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, फिर आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कोई मान लीजिए प्रोग्राम है, उसको पेज बाय पेज पढ़ता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है। पेज बाय पेज, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, पूरा पेज पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या बताएगा, एरर बताएगा और वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और लाइन बाय लाइन में जैसे ही वो एक लाइन पढ़ेगा, कहीं एरर मिलेगा तब तक फिर उसके बाद वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, क्यों, लैंग्वेज का, क्योंकि वो वहां पर एरर है, पहले उसको आप सुधारिए फिर जाइए। इतना याद रखना है, पेज बाय पेज असेंबलर, सॉरी, हाँ, पेज बाय पेज कंपाइलर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, सबका काम वैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना होता है। अब कंप्यूटर के प्रकार के अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत जल्दी से बात करेंगे कि इस कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे एनालॉग कंप्यूटर, सुने होंगे डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। एनालॉग की अगर बात करें तो एनालॉग में मोस्टली मैकेनिकल प्रेशर के कारण, मैकेनिकल फंक्शन के कारण जो भी वो कंप्यूटर चलता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आप घड़ी देखते हैं, ठीक है, तो एनालॉग घड़ी देखे जिसमें कांटा होता है, वो क्या होता है, सेल चलता है उसका उसका हम लोग पहले, आप लोग देखते होंगे हमारे घर में या फिर सबके हाथ में होती थी चाबी, घड़ी की चाबी भरना, ये हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल फंक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका एनालॉग, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर उसमें आप मोटर बाइक में देखते होंगे, जब व्हील घूमते हैं, पहिए घूमते हैं, तो क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, फिजिकल वर्क होता है, तो उससे ओडोमीटर हमारा स्पीडोमीटर भागता है, तो वो क्या हुआ हमारा एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर आप सब लोग को बाइनरी कंप्यूटर में होता है, डिजिटली दिखता है हम लोग को नंबर के फॉर्म में आजकल, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड दोनों डिजिटल और हाइब्रिड दोनों लगे रहते हैं कंप्यूटर, तो हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद और कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल। जनरल पर्पस जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं जनरल पर्पस है। स्पेशल पर्पस जैसे साइंटिफिक वर्क में हो गया, और वैज्ञानिक लोग यूज किए, फिर उसके बाद मौसम वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े कंप्यूटर यूज करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। बहुत लोग कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। आप कई मान लीजिए जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सब लोग स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर यूज करते हैं। ओके,
तो जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ये पर्पस के हिसाब से है। आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम हम लोग मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर, जिसको डेस्कटॉप, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम थोड़ा और बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। मोस्टली ये यूज होते हैं कहाँ पर, ये रिसर्च वर्क में यूज होता है, साइंटिफिक वर्क में होता है, बड़े बड़े लेबोरेटरी में साइंस के होते हैं। ओके, यहीं पर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के रूप में अगर देखेंगे तो लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डीओसी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 आप रखेंगे याद, तो बस इतना एग्जांपल बहुत है। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़े ही हैं क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे काम के बहुत होते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं और आपके कंप्यूटर में यूज करते हैं क्लीनर, ठीक है ना, जैसे वायरस स्कैनर हो गया, वायरस क्लीनर हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरे नंबर का आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में और जो भी आपके कंप्यूटर में जितने ऐप जिसको बोलते हैं अपना, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी ऐप हो गए आपके मोबाइल में, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। इनको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेटवर्क। नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क क्या होते हैं? आपस में कनेक्शन, बहुत सारे सिस्टम का आपस में कनेक्शन करना, एक जाल बनाना, एक नेट बनाना, उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। लैन सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, इसका रेंज थोड़ा कम होता है, ठीक है। लोकल मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ी सिटी के रूप में होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क और बहुत बड़े सिटी में होता है, इंटरनेशनली ये ग्लोबली होता है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कैंपस के अंदर होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, जैसे आप देखेंगे हॉटस्पॉट दिए, ब्लूटूथ दिए, वाईफाई दिए, ये पैन के अंतर्गत आता है। और कैन की बात करें CAN, तो ये क्या हुआ? कैंपस एरिया नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, एक हॉस्पिटल के अंदर जब हम लोग नेटवर्क को जोड़ते हैं आपस में तो इसको कैन कहते हैं, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी होते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी की अगर बात करें, टोपोलॉजी क्या होता है? जब आपस में हम लोग बहुत सारे सिस्टम को, बहुत सारे IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो उनकी टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी हुए, मेश टोपोलॉजी हुई, बस टोपोलॉजी, ट्री और स्टार। सबसे पहले अगर बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक सिंगल केबल होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं इसमें। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, जब ऐसे हम लोग गोल गोल या फिर रिंग या फिर सर्कल की तरह आपस में कनेक्शन कर देते हैं तो रिंग टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, एक दूसरे से मान लीजिए 4 कंप्यूटर हैं, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, पहला चौथे से कनेक्ट होता है, चौथा पहले से, सब ईच अदर कनेक्ट होते हैं, तो मेश टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें 3 कंप्यूटर सिस्टम, 3 के बाद उसमें 6 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो क्या बना? ट्री टोपोलॉजी बनते हैं। इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अभी रिवीजन करें। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा स्टार के जैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको स्टार बोलते हैं। ये भी आप क्या बने होते हैं कि एक बीच में हब होगा, एक बीच में सिस्टम होगा, उसमें चारों तरफ, पांचों तरफ कनेक्शन होगा, उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, ऐसे मोस्टली होता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब आते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का यहाँ पर जाल होता है, नेट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1969 मतलब 1969 में इंटरनेट को क्या किया गया था? चालू किया गया था अमेरिका में, आरपा कंपनी। आरपा मतलब डिफेंस, एक क्या रक्षा विभाग है USA में, तो वहां से इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 में। और भारत में इंटरनेट अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995 को पहली बार यूज किया गया BSNL कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। इतना आपके लिए यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर कुछ हम लोग इसमें बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल आप लोग को पता हो तो कुछ नियम और कानून होते हैं, मतलब एक इस हिसाब से चलना है। इसमें आपको फुल फॉर्म याद करना है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो दूसरा है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन के लिए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग हब, हब IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT बहुत सारे जो इक्विपमेंट, बहुत सारे उपकरण यूज होते हैं उनको हम लोग IoT बोलते हैं। जैसे हब, सबसे पहला हब क्या होता है? हब हमेशा यूज किया जाता है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से बहुत जगह पहुंचाया जाता है, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन हब की एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए बहुत सारी इसमें डिवाइस, प्रिंटर एक कनेक्ट है, मान लीजिए एक प्रिंटर इससे कनेक्ट है, तो सारे जो उसमें बस वो सीरियल के पोर्ट होते हैं ना, तो सारे उसमें वो दिखाएगा, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, सारे के सारे लोग। एक प्रिंटर आप मान लीजिए कनेक्ट है तो सारे उसमें पोर्ट में आपको कहीं कोई अगर कनेक्ट कर लेगा तो सारे में उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये हब का काम होता है। ब्रिज दो नेटवर्क को जोड़ते हैं। राउटर थोड़ा सही डिवाइस है, इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ते हैं, लेकिन ये करेक्ट IP एड्रेस तक आपके उसको भेजता है, ठीक है। गेटवे जहां जरूरत होती है वहीं भेजा जाता है। गेटवे क्या है? ये एक तरह की कहा जाए नेटवर्क का रास्ता कहलाता है, ठीक है। बस ये जरूरी है। GSM और CDMA का आप लोग को फुल फॉर्म याद होना चाहिए शायद। GSM मतलब आप लोग सिम देखते होंगे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये क्या है? GSM। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इतना इंपॉर्टेंट है बस। फिर ईमेल क्या है? ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन है। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया मैसेज होता है। ईमेल का फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसके जनक रे टॉमलिंसन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मैसेज को भेजते हैं पेपर के माध्यम से नहीं, कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, जैसे सेंड होता है, ट्रेस होता है, ऑल इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं। मैसेज भेजने का इसमें प्रक्रिया टू होता है, मतलब टू में क्या डालेंगे आप? सामने वाले का यूजर नेम। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें एक यूजर नेम होना ईमेल ID में बहुत जरूरी है। यूजर नेम क्या होता है? जैसे आप लोग मान लीजिए मेरा यूजर नेम शुक्ला V48@gmail.com, ठीक है। तो हमारा क्या ये यूजर नेम हो, ठीक है। यूजर नेम हमेशा ठीक है। यूजर नेम बनने से पहले इसमें एक यूजर नेम होता है और जो @ साइन होता है उसके बाद जो लगा होता है वो डोमेन नेम कहलाता है, ओके। तो यूजर नेम समझ गए होंगे ना आप, सबका एक ईमेल ID होगा तो उसको यूजर नेम पूरा बोलते हैं। @ के पहले जैसे मान लीजिए किसी का यूजर ईमेल ID है सेल्फ स्टडी 6893 @gmail.com, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी 6893 तक यूजर नेम कहलाएगा। उसके बाद आपका जीमेल एक डोमेन है, ठीक है। फेसबुक एक डोमेन है, याहू एक डोमेन है, ठीक है। तो वो डोमेन नेम कहलाएगा। तो उसमें एक यूजर नेम का होना जरूरी है, तभी आपका मैसेज कर पाएंगे आप। टू टू में यूजर नेम का डालेंगे। सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कंपोज में। उसके बाद अटैच करना है तो जो भी फाइल, अगर PDF वगैरह अटैच करना है तो अटैच से आएगा, ठीक। इसमें और क्या है? स्पैम क्या होता है? स्पैम मतलब अनवांटेड जो मेल इसमें आते हैं वो स्पैम कहलाते हैं, ठीक। इनबॉक्स में क्या होता है? जितने भी मैसेज आते हैं। आउटबॉक्स जितने मैसेज भेजे गए। सेंट में क्या होता है? जितने मैसेज चले गए। इसमें ड्राफ्ट क्या होता है? जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं लेकिन भेजे नहीं है, ओके। ये होता है ईमेल में कुछ कुछ फंक्शन। फिर हम लोग आगे आएंगे कि ईमेल हो गया। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि हम लोग सर्च इंजन देखते हैं जिसमें हम लोग उसके पहले सर्च इंजन के पहले ब्राउजर देखते हैं। ब्राउजर क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें जिसके अंदर सर्च इंजन आता है आपका, उसके अंदर होम पेज आते हैं, ठीक है। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक ब्राउजर होता है, ब्राउजर में एक सर्च इंजन होता है और सर्च इंजन में हम सारी चीजें वो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर आप समझने के लिए ये करिए कि जैसे मान लीजिए ब्राउजर, ब्राउजर क्या हुआ? एक जैसे ओपेरा मिनी आप लोग देखते हैं, ये क्या हुआ? एक ब्राउजर हुआ। क्रोम क्या हुआ? ब्राउजर होते हैं, ठीक है। और मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब ब्राउजर के एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो जहां पे आप वो सर्च वाला एक सिंबल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। उसमें आप लोग सर्च डालेंगे। सर्च इंजन में आप लोग देखेंगे जैसे गूगल हो गया, ये सर्च इंजन है। याहू हो गया, सर्च इंजन हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, यांडेक्स हो गए, बहुत सारे सर्च इंजन हमारे आते हैं। डक डक गो हुआ।
फिर सोशल साइट्स क्या हुआ, सोशल साइट्स हमारा, सोशल मतलब सामाजिक, साइट्स मतलब जो समाज में फैल रही है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या सोशल साइट्स के एग्जाम्पल हैं। इनका इस्तेमाल भी हमारे शिक्षा में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। कई लोग यूट्यूब के सहारे, जैसे आप ही लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब के सहारे पढ़ाई करते हैं। फेसबुक से भी बहुत सारी जानकारियां होती है, व्हाट्सएप से भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं। ठीक है, इस तरह से सोशल साइट्स आप लोग, इनका नाम आप लोग ध्यान कर लीजिए। डिजिटल पहल इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव है भारत सरकार द्वारा, तो आप सब जानते हैं कि स्वयं, हमने कई बार चर्चा किया है स्वयं पोर्टल की, स्वयं प्रभा पोर्टल की चर्चा किया है। उसके बाद एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हर यूनिवर्सिटी में है, आप लोग इसका हमेशा फायदा उठाया करिए। ठीक है, फिर विद्वान, ई विद्वान, ई प्राचार्य, ये सब क्या है, आईसीटी का उपयोग है हायर एजुकेशन में। ओके, फिर आईसीटी और सुशासन, आईसीटी और सुशासन में हम लोग बात करें तो जितना भी बताना चाहे बहुत कम है, क्योंकि आईसीटी का ही उपयोग करके सुशासन बहुत ज्यादा संभव है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ओके, तो इसके लिए हमने एक टर्म है स्मार्ट, SMART, इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में। एस मतलब सिंपल, एम मतलब मोरल, ए मतलब आपका होता है अकाउंटेबल, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, टी मतलब ट्रांसपेरेंट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आईसीटी और सुशासन का कितना संबंध है। ठीक है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह हम लोगों ने आईसीटी वाली यूनिट को कवर किया। अब जल्दी से हम लोग जस्ट जंप कर जाते हैं किसमें, अगला यूनिट हम लोग जो कवर करेंगे, तो पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, मतलब लोग, विकास और प्रशासन। ठीक है, फिर अगली यूनिट हम लोग जो कवर करेंगे वो कौन सी होगी, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग ने 3 यूनिट कल कवर किया था और 3 यूनिट इसमें आज कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग का ये 6 थ्योरेटिकल जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी आप 4 यूनिट मैथमेटिकल, रीजनिंग और डीआई वाला आप लोग खुद कंप्रेहेंशन वाला कर सकते हैं आराम से, मैं इतना मान के चलता हूँ। तो सबसे पहले बात करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या होता है कि जीव, वातावरण, इसमें क्या होता है, जीव होता है और वातावरण होता है और इन सबका संबंध होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द अगर देखें तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यूज किया है। ठीक है, जीवों का वातावरण के साथ परस्पर संबंध ही इकोलॉजी कहलाता है। जैविक घटक की अगर बात करें तो जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है उत्पादनकर्ता मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर और अपघटक डिकम्पोजर। ठीक है, उत्पादनकर्ता में आप सब लोग को मालूम है, जैसे जो उत्पादन करते हैं मोस्टली प्लांट्स आते हैं। उपभोक्ता में अगर बात करें कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर तो 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी आप सब लोग को मालूम है, गाय, पशु, ये सब शाकाहारी हैं। मांसाहारी में शेर, कुत्ते, ये सब हैं। और शाकाहारी में अगर मनुष्य को भी रखा जाए, सर्वाहारी में मोस्टली मनुष्य होता है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मिला के मांसाहारी हो जाता है। ओके, ठीक है। उपभोक्ता, अब घटक आपको कीट पतंगे, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। ओके, फिर अजैविक, अजैविक क्या होते हैं, जैविक, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक। ठीक है, अजैविक में आपका अकार्बनिक होता है, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक और भौतिक। ठीक है, अकार्बनिक के तत्व के अंतर्गत आते हैं, घटक के अंतर्गत जैसे मिट्टी हो गए, जल हो गए, वायु हो गई, अजैविक हो गए। कार्बनिक में अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे तत्व, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, ये कार्बनिक घटक होते हैं। और भौतिक में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ताप दाब, ये सब क्या होता है, भौतिक। फिर आता है पिरामिड, पिरामिड की अगर हम बात करें तो थोड़ा, तो जीव संख्या पिरामिड को अगर कहा जाए तो जीव संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा। सीधा में क्या होता है कि जब उत्पादक अधिक होते हैं, ठीक है, तो हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। जैसे कि ये एक पिरामिड है, आप सीधा बनाएंगे, सीधा मतलब कि नुकीला वाला भाग ऊपर होगा। तो सबसे नीचे देखेंगे घास, बकरी और शेर। घास सबसे ज्यादा है, उत्पादक अधिक है, उससे कम बकरी और फिर बकरी ज्यादा, एक कम शेर। तो क्या हुआ, उत्पादक, ये पिरामिड हुआ जीव संख्या का सीधा पिरामिड। ठीक है, उल्टा पिरामिड में अगर देखा जाए तो वृक्ष वाला पोर्शन है, उल्टा कर दिए। एक पेड़ है, पेड़ के अंदर 2 चिड़िया बैठी हुई हैं और चिड़ियों के अंदर 8-10 उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े बैठे हुए हैं, तो ये उल्टा पिरामिड हुआ जीव संख्या का पिरामिड। ओके, फिर उसके बाद आते हैं
जलीय व घास तंत्र क्या होता है जीव संख्या पिरामिड में। ऊर्जा ऊर्जा पिरामिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। इसमें 10% का नियम लगता है। सीधा में देखिए ऊर्जा पिरामिड कैसे सीधा होगा, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक हमेशा, फिर प्राथमिक उत्पादक, फिर द्वितीय उपभोक्ता। क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, 10%, केवल 10% घटता जाएगा आपको वो एनर्जी का लेवल हर उसमें, ठीक है। जैव मास क्या होता है, जैव मास पिरामिड ये उल्टा है। जैसे खासकर जल में शैवाल हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, शैवाल हुआ कम, छोटी मछली और ज्यादा, छोटी मछली ज्यादा और ज्यादा क्या हुआ, जैव मास मतलब भार के हिसाब से बड़ी मछली सबसे ज्यादा भारी। अब देखिए पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी के मंडल स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है और जीव मंडल होता है। ये हम सब लोग को मालूम है। 71% पोर्शन पे हमारा जल पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वायुमंडल की परतें। जीव मंडल क्या कहलाता है, जीव मंडल वो कहलाता है जो पृथ्वी है उसके 3 मीटर नीचे और लगभग अब 30 मीटर ऊंचाई तक जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है, मतलब वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल की अगर परतों की हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे देखें सबसे बाहर कौन सा मंडल है, एक्सोस्फीयर जिसको बाह्य मंडल, फिर आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर सबसे नजदीक में होता है, ठीक है। नीचे से अगर जाए तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हिंदी में क्षोभ मंडल, समतान मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहर मंडल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो आपका हेडिंग है, टॉपिक है एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें सन 2000 में ये न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई थी उसमें बनाए गए थे। ये 8 के वो है गोल है, इनको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। जैसे भुखमरी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा देना, लैंगिक समानता करना और महिला का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। चौथा है शिशु मृत्यु दर पर घटाना, ठीक है। पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य बढ़ाना, मदर। HIV एड्स और मलेरिया और अन्य बीमारियों को दूर करना, पर्यावरण में सततता लाना, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, मतलब ग्लोबली कनेक्ट होता है। ये 8 तरह के MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर आपको यही याद रखना है, ये सारे 8 के 8 रख देना है, क्योंकि कभी एग्जामिनेशन में आएगा कुंडली में लिखने में से कौन सा नहीं है। ओके, तो यह सबको याद रहेगा। फिर इसके बाद आता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का ये मतलब है कि आप संसाधन का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रह जाए, ठीक है। इसमें भी 17 गोल है, ये इंपॉर्टेंट है। 17 गोल में मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, जिसमें जैसे पहला है नो पॉवर्टी, पहला पॉवर्टी भूखमरी, दूसरा नो हंगर, तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन, ठीक है। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता, पांचवा है स्वच्छ पानी, ठीक है, और स्वच्छता। सातवां है सस्ती ऊर्जा मिलना चाहिए और समावेशी आर्थिक विकास होना चाहिए। ओके, आठवां है समावेशी आर्थिक विकास, मतलब सस्टेनेबल, सबके पहले समावेशी आप जोड़ लीजिए या फिर सतत आप जोड़ लीजिए, समावेशी आर्थिक विकास होना चाहिए। फिर है लचीला बुनियादी ढांचा या फिर औद्योगिकरण, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर देशों के बीच में असमानता को दूर करना, इनइक्वालिटीज बिटवीन द कंट्री, ये इस गैप को कम करना है। फिर सुरक्षित और टिकाऊ शहर होने चाहिए, सिटी प्लान करिए जो कि सुरक्षित और टिकाऊ हो। फिर स्थायी खपत और उत्पादन, ठीक है, ये होना चाहिए। 12वां। 13वां है जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये कौन सा गोल है हमारा, 13वां गोल है। 14वां गोल की बात करें महासागर सागर संसाधन सुरक्षा, मतलब महासागर साधन मतलब कुल मिला के जो भी पानी में व्यवस्था है, लैंड मतलब लाइफ इन वाटर, उसके विषय में आप लोग जानना चाहिए, मतलब उसको बचा के रखना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड 15वां है, मतलब कि आपका क्या उसमें स्थल में क्या आपके जीवन है, ठीक है। फिर आगे आता है शांतिपूर्ण संगठनों को बढ़ावा, शांतिपूर्ण संगठन जितने हैं उनको बढ़ावा देना ही हमारा SDG का गोल है। और लास्ट में आपका है वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना, ठीक है। ग्लोबली आप लोग कनेक्ट करिए, इसमें भी MDG में MDG के सारे गोल इसमें
निश्चित रूप से आ ही जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं प्रदूषण। प्रदूषण में आप सबको मालूम है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण बहुत हम लोग के काम का होता है, नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण ठीक है, वो तो इतना कंट्रोल हम नहीं कर सकते। फिर मृदा प्रदूषण जो हो रहा है तो खेती किसानी से हो ही रहा है। ध्वनि प्रदूषण के बाद फिर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे इसमें एग्जामिनेशन में जो आएगा उस जैसे कुछ आपके तत्व हैं, प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट हैं, जिनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से क्या समस्याएं होती है, उनको हम लोगों ने नोट किया है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और हमारे फेफड़े में नुकसान करता है। ठीक है, क्लोरीन आंख, नाक और कान, गला में दिक्कत करता है। धूल एलर्जी होती है। लेड से कैंसर होता है। एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। और फिर बेरिलियम से हमारा कैंसर होते हैं। फ्लोराइड दांत और हड्डी के लिए नुकसानदायक होते हैं। शीशा, लेड, कैंसर, एनीमिया और तंत्रिका तंत्र में हमारे नुकसान करता है। पारा मिनीमाता रोग होता है, हम सब लोग को मालूम है। क्रोमियम से चर्म रोग होते हैं। स्किन डिसीजेज, मैग्नीज से क्या होता है, सांस रोग होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वायु जल ध्वनि प्रदूषण कैसे रोकना है, क्या करना है, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से उसको आप वहां पर जवाब देंगे। सॉल वेस्ट, वेस्ट मतलब अपशिष्ट। तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और बायोमेडिकल। सॉलिड वेस्ट आप सब लोग को मालूम है, जो सॉलिड रूप में आपका कचरा निकलता है। लिक्विड मतलब पानी के रूप में या फिर लिक्विड रूप में जो कचरा निकलता है। और बायोमेडिकल में जो भी डॉक्टरीज या फिर मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे सर्जरी का सामान हुआ, टेबलेट हुआ, और सर्जरी कर दिए तो उनके छोटे छोटे अंग हुए, टिश्यू हुए, मांस हुआ, तो ये सब बायोमेडिकल में आता है। ठीक है, तो इसको सॉलिड वेस्ट मैंने हम लोगों ने इसको अच्छे से कवर किया है। उसमें मैराथन वाली क्लास में आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, यूजीसी नेट से प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेचुरल हैजार्ड, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और सूखा, ये आपके इतने तरीके के प्राकृतिक आपदा होते हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और सूखा, सब आप लोग को मालूम है। यहाँ पर भूकंप रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, सुनामी क्या होता है, जब भूकंप वगैरह मोस्टली समुद्र में आ जाए तो बहुत लंबे तरंग क्या होती हैं, वाटर वेव दूर तक फैल जाती हैं, जिससे हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है, चक्रवात हम लोग को मालूम है, चक्रवात ऐसे से घूमता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। ओके, ठीक है। बाढ़ तो हम लोग को सब मालूम है, सूखा जब बारिश बहुत कम हो जाता है, लगभग मान लीजिए लेस देन 25 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर बारिश जहाँ पे होती है वहां पर सूखा आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित राज्य अगर बात करें तो कौन सा राज्य है हमारे देश में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, फिर आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनाया गया है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में गठित किया गया, जो ये सब देखता है। ओके, किसको, डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है, कैसे बचाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी आप सब लोग को पता है कि कार्य करने की दर को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा में ऐसे होते हैं जिनका सीमित संसाधन है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, सीमित संसाधन है, सीमित है। तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब वो ऊर्जा होते हैं जो खत्म नहीं होने वाले हैं जल्दी, सोलर हो गया, विंड हो गया, फिर भूतापी हो गया और ज्वारी ऊर्जा हो गई, ये सब क्या होते हैं हमारे नवीकरणीय। ठीक है, सोलर एनर्जी हम लोग को मालूम ही है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बहुत सारा प्रमोशन मिल रहा है इस समय। सोलर प्लेट आप लोग भी लगाए, सोलर प्लेट का सौर ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है कि हमारा सोलर एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विंड एनर्जी में को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें मेन रोल किसका होता है, पवन चक्की के माध्यम से हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पवन चक्की है। ठीक है, भारत में अगर बात किया जाए तो चौथे नंबर पर विंड एनर्जी में हमारा वो है। फिर वह जल ऊर्जा, बहुत सारे पावर प्लांट यहाँ पे लगे, बांध बनाए जाते हैं एनर्जी बनाने के लिए।
ठीक है। सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है भारत में, ये आपको कमेंट करना है। ओके। भूतापी या फिर ज्वारी ऊर्जा मोस्टली जियोथर्मल, जो वहां से गर्म पानी वगैरह निकलते हैं उनसे हम लोग थर्मल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ओके। फिर हम लोग आते हैं जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण हैं, हम सब लोग को मालूम है, जैसे महाद्वीपों का खिसकना। उसके बाद प्राकृतिक बहुत सारे कारण हैं, सब लोग को मालूम है कि आप लोग अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध एसी चला रहे हैं, अंधाधुंध रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज को बहुत सारा इफेक्ट करता है। ज्वालामुखी वोल्केनो का कारण होता है थोड़ा बहुत। पृथ्वी का झुकाव, जलवायु परिवर्तन मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग कहा जाए कि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। पृथ्वी का झुकाव कारण भी जलवायु परिवर्तन है, सागरीय तरंगों के कारण भी होता है। ग्रीन हाउस गैस आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका मीथेन है, फिर फ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है। ठीक है। और ओजोन है। कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैसेस को आप लोग याद कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, O3 मतलब ओजोन आता है, CFC आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन और वाटर वेपर आता है। ओके। ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बचा है, जैसे इंपोर्टेंट एग्रीमेंट इस यूनिट में है। इंपोर्टेंट एग्रीमेंट, तो इंपोर्टेंट एग्रीमेंट में हम लोगों ने देखा हुआ पेरिस समझौता, जोड़ी बनाने के लिए यहाँ से आएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड। तो पेरिस एग्रीमेंट ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, बस इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन O3 से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इमिशन, ये भी ग्रीन हाउस इमिशन से रिलेटेड है। फिर COP29, COP29 तो ठीक है। रियो समिट, रियो समिट क्या है, पहला बार जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये क्यों हुआ था, सतत विकास के लिए इसका मोटिव था। ठीक है। फिर क्या हुआ, आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका क्या मोटिव है, रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट, मतलब एनर्जी की कास्ट को या फिर कम करना है, ISA का मेन उद्देश्य है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29वें नंबर का COP होगा, ये कहाँ पे होगा, कौन से देश में होगा, मैं बता रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर या नवंबर, इन्हीं महीनों में होगा। तो 2024 का COP कहाँ होने वाला है, ये आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करिएगा। ठीक है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आते हैं मोटो, वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट, दैट इज हायर एजुकेशन। ओके। हायर एजुकेशन वाले हम लोग पोर्शन में आते हैं, उच्च शिक्षा। ठीक है। लास्ट यूनिट है और यहाँ से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हायर एजुकेशन हम लोग बात करते हैं। हायर एजुकेशन क्या होता है, मेनली सोशल, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, इन सब का एक समावेश होता है हायर एजुकेशन में। ठीक है। फिर 4 स्तंभ, लर्निंग के 4 स्तंभ क्या होते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग टू नो, जानने के लिए। तीसरा लर्निंग टू डू, दूसरा सॉरी पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए। लर्निंग टू डू, करने के लिए। लर्निंग टू बी, होने के लिए। तीसरा लर्निंग टू टुगेदर, लाइव टुगेदर, साथ रहने के लिए। 4 इसके स्तंभ है। ओके। हिंदी में देख लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, आप सब लोग को मालूम है भारत में क्या है, पहली से लेकर 8वीं तक प्राइमरी लेवल कहलाता है, 9वीं से लेकर 12वीं तक आपका सेकेंडरी कहलाता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका टर्सरी लेवल वो कहलाता है। ठीक है। फिर प्राचीन भारत में शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल, फिर उसके बाद बौद्ध काल, फिर उसके बाद जैन धर्म बढ़ता है। तो वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग को वेद पढ़ाए जाते थे। वेद आप लोग को मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। ठीक है। ठीक है। ऋग्वेद के जानकार को होत्र बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विषय आप सब लोग को मालूम है, उसमें मंत्र है, सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में आपका क्या है, यज्ञ है, और अथर्ववेद में आपका जादू टोना टोटका अंधविश्वास आता है। उसके बाद फिर वैदिक काल में आपको वेदांत पढ़ाए गए, महापुराण, भागवत, ये सारी चीजें
पढ़ाया गया है। ठीक है, ये इस तरह का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था चलता था। बौद्ध काल में हम लोग देखते हैं इसके शिक्षा के बहुत सारे केंद्र रहेंगे, उसमें जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतीपुरा विश्वविद्यालय होगा, फिर उसके बाद सोमापुरी हो गया, जगदला, ये सारे बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र रहे थे। ठीक है, जैन शिक्षा में हम लोग जानते ही हैं कि जैन शिक्षा में ये उसमें विश्वास नहीं करते थे पुनर्जन्म में, पुनरात्मा में, तो इन लोग का शिक्षा एकदम अलग, बहुत शांति से चलता था। ठीक है, जैन उसमें इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फेमस यूनिवर्सिटीज हम लोग देख लेते हैं जो उस समय हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज के पाकिस्तान में है। उसका विषय हम लोग को याद कर लेना है, कभी मैच द फॉलोइंग है। क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो लॉ पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता, गणित पढ़ाया जाता था, मेनली लॉ, मेडिसिन, सैन्य शिक्षा और मेडिसिन। ठीक है, मिथिला विश्वविद्यालय, इसमें क्या न्याय न्याय पढ़ाया जाता है, ये बहुत यार, न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र, कौन से, मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर उदंतीपुरा में मठ है एक्चुअली, किसका, बौद्ध का। ठीक है, ये इतना फेमस नहीं हो पाया। विक्रमशिला तर्क विद्या, वेद विद्या, यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, सारे के सारे मोस्टली बिहार में है। ठीक है, नालंदा ये उच्च शिक्षा का मेन केंद्र हुआ करता था, जो कि बौद्धों का हुआ करता था। इसमें आर्ट पढ़ाए जाते थे, स्किल डेवलपमेंट पढ़ाए जाते, मैथ पढ़ाया जाता था और मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी। ओके, एस्ट्रोनॉमी, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में अगर बात करें तो सबसे पहले 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया था। चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने यह कहा कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ना सुधार के वो ईसाई मिशनरीज को प्रमोट कर रहे थे, ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे उसके आड़ में। ओके, तो 1854 में वुड डिस्पैच नीति आई थी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। फिर वर्धा शिक्षा योजना, शिक्षा आयोग 1937 में, जिसमें महात्मा गांधी ने काम किया। इन्होंने इसमें ये बात किया कि आप लोग अपना काम खुद से करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें और खुद से चरखा चलाएं, कढ़ाई बुनाई, अपना हैंड आर्ट, ये सब स्किल आप अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, खुद से काम करना सीखें। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वर्धा शिक्षा के बाद स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा का क्या सिस्टम रहा है, तो 1948, 1952, 1964, ये सन आप लोग को याद रखना है। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसको राधाकृष्णन, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। उसके बाद 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, इसको दौलत सिंह कोठारी लाए थे, 17 सदस्य। मोस्टली वहीं से अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा 1986 आया, फिर अभी 2020 आया, तो वो बेस वहीं से है। कहाँ से, कोठारी कमीशन से, उन्होंने ही वहां पर लाया। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करें। 1968 फिर त्रिभाषी सूत्र आया। फिर 1976 की अगर हम लोग बात करते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में, पहला शिक्षा क्या होता था, राज्य सूची में हुआ करता था, लेकिन वहां पर समस्याएं आई तो समवर्ती सूची में कर दिया गया। 1986 में क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते ही हैं, 10+2+3 ये सिस्टम हुआ करता था। नवोदय विद्यालय के वहीं से शुरू हुए और बहुत सारे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, चिंतन, तार्किकता, ये सब किया गया, एनसीईआरटी। फिर आया 2020 सन। ठीक है, 2020 एजुकेशन पॉलिसी आया। इसके 5 पिलर है, एसेस, पहुंच, इक्वालिटी, बराबर, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबल। ठीक है, कौन कौन, एसेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबल शिक्षा, ये इसके 5 पिलर है। इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे कस्तूरी रंगन। ये प्रणाली है 5+3+3+4। ठीक है, पहले 10+2+3, 10वीं के बाद तो 12वीं, 12वीं के बाद 3 ग्रेजुएशन। इसमें 5 साल में आपका नाम लिख जाएगा, फिर 3, 8, 8 3 11, 4 15। ओके, एबीसी आया, अकाउंट, बैंक, क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि आपका पॉइंट जुड़ता जाता है। ठीक है, चिंतन, खोज, बेसिक शिक्षा, चिंतन, खोज, ये सब बेस इस शिक्षा व्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत सारे और सिस्टम इसमें हैं, आप लोग त्रिभाषा सूत्र लाया गया। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, भारत में रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय हुआ करते थे। पहले क्या होते थे, शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय हुआ करता था। उसके बाद
1985 से पहले शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय हुआ करते थे और मानव संसाधन मंत्रालय 1985 के बाद बदला और फिर जाके 2020 में अब ये शिक्षा मंत्रालय कहलाने लगा, जो कि फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान जी थे शिक्षा मंत्री। अब आज 9 तारीख है, आज कैबिनेट में पता चले कौन शिक्षा मंत्री अगला होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, आईएसएचआर, आईसीएचआर, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर उसके बाद वास्तुकला परिषद, आर्किटेक्ट काउंसिल, यूजीसी, आपको इंपॉर्टेंट ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी में बता रहा हूँ। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, 1956 में एक्चुअली बना है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करें तो पुणे, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी यहाँ पर है। ठीक है, भारत में विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 49 है। स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें 399, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 330 और डीम्ड यूनिवर्सिटी 126 यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, भाषा के आधार पर यहाँ पर अपने देश में विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि अगर हिंदी भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वर्धा में, जो कि नागपुर में है। ठीक है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू हैदराबाद में है। संस्कृत के लिए इसी तरह लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत पीठ विद्यापीठ कहाँ पे है, दिल्ली पे है आपका। ठीक है, एक और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में भी है। ओके, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय भाषाई आधार पर आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सेंट्रल द्वारा ये रेगुलेट की जाती है। आईआईटी की संख्या 23 है, आईआईएम 20 है, एनआईटी 31 है। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। फिर हम लोग तकनीकी शिक्षा की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन से आते हैं, कभी कभी ये प्रश्न आपका आ सकता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट, ये तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसको रेगुलेट एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1945 में हुई है और 1987 में ये संवैधानिक रूप ले लेता है। फिर हम लोग आके आते हैं मूल्यांकन, ये लास्ट टॉपिक हम लोग आते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होता है, इवेल्युएशन के लिए बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे कॉलेज को नैक NAAC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, नेशनल कहाँ गया, हाँ, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक। नैक का इसमें ग्रेडिंग होती है A+, A++, B++। ठीक है, आपके राज्य में कौन से यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A+ या फिर A++ का ग्रेड मिला हुआ है यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक कौन सी है, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन, उसको मिला हो AA++, और होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, उसको AA+ मिला हुआ। ओके, फिर आता है NBA, क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है, ये संस्थाएं हैं इवैल्यूएशन करने के लिए, ये लोग चेक करने के लिए आते हैं, फिर ये अपने हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग क्या है, तो डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 एक्ट से बना, स्वयं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फिर राष्ट्रमंडल शिक्षा ये 1988 में चालू हुआ। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए कनाडा। राष्ट्रमंडल देश मतलब आप समझ रहे होंगे जिसका ब्रिटेन का जो उपनिवेश रहा है, जो ब्रिटेन ने जिसमें अधिकार किया था, वो राष्ट्रमंडल देश कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। स्वयं हो गया, ज्ञान हो गया, NPTEL हो गया, ये आपके राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। लास्ट आपका आता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षण क्या होता है कि वैल्यू एजुकेशन, मतलब इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको कि आप भाव को समझिए, अच्छा बुरा समझिए,
अगर आप एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं तो उससे क्या अच्छाई हो रही है, क्या बुराई हो रही है, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, तो वैल्यू एडेड शिक्षा है। ये नहीं कि आपका केवल मोटिव होना चाहिए कि हम बिजनेस करें, कि हम केवल मान लीजिए स्कूल खोलते हैं, तो ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमा लें बच्चों से या गार्जियन से। तो आपको वहां पर ये देखना है। तो नैतिक शिक्षा की बात हर जगह किया गया, 1952 के एक्ट उसमें भी किया गया सबसे पहले, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, फिर 1964 कोठारी कमीशन में भी आया, 1986 जो कि सबसे बड़ी पॉलिसी थी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार, उसमें भी आया। 2020 की नैतिक शिक्षा से ही पूरी तरह से आर्गर्भित है कौन सी, हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये रहे हमारे कौन से 3 यूनिट, हम लोगों ने 3 यूनिट पहले कर लिया, 3 यूनिट अभी कर लिया, कुल मिला के सारे यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ से आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 6 यूनिट जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है हम लोगों ने कर लिया। कंप्रहेंशन वाला पोर्शन आप सब लोगों को मालूम है कंप्रहेंशन का क्या तरीका है, आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें प्ले लिस्ट में जाके अब कंप्रहेंशन वाला कैसे कंप्रहेंशन को डील करते हैं। उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग किया है और मैथमेटिकल रीजनिंग भी किया है। वो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, डीआई का भी हम लोगों ने क्लास लिया है, तो उसको जाके आप प्ले लिस्ट में देखिए। बाकी 6 यूनिट को आप 2 से 10 मिनट के अंदर ये सारा रिवाइज करके जाएंगे। 2 बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी, जो भी आप क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ आराम से, अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको 2 बार देख लिए। ठीक है, तो आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत कम दिन बचे हैं, बढ़िया से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, नया बहुत कम पढ़िए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, आगे जो भी वीडियो जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत के साथ बनाया है। आप लोग को पता होगा इसमें लिखना लिखना सारा कुछ रिवाइज करवाना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, और भारत और पाकिस्तान का मैच बिना देखे कोई रह ही नहीं सकता, ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। जो व्यक्ति मैच नहीं देखता, हमारे एक बहुत करीबी है, उनको अगर बोला जाए अब मैच है, तो उनका मतलब, मैच का मतलब ये होता है तो भारत और पाकिस्तान। तो बहुत लोग भारत में ऐसे हैं, बहुत लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि मैच का मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। एक इमोशन बन गया है, ये एक बहुत खतरनाक भावना से जुड़ा हुआ मैच है। तो हम लोग आज देखेंगे, भारत जीतना है ही, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।